मस्त एकदम। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, आई होप बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी। देखो ये लास्ट टाइम आ चुका है, ठीक है ना, एकदम ट्रिगर दबा दो, लास्ट ट्रिगर है ये अपना, सिंपल। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिकूल। क्लियर? आज अपन शुरू करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, रिप्लाई बहुत अच्छे मिले मुझे वहां पर। तो आप इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, और इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, सिंपल। आज अपन सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में जो पढ़ने वाले हैं, मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत टाइप की होती है, जैसे SN2, SN1, SNAR, काफी टाइप्स की होती है। तो यहाँ हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन, सिंपल। हम यहाँ SN2 रिएक्शन में सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म के बाद क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं वो देखेंगे, और इसके जो एग्जांपल है, एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस स्टीरियोकेमिस्ट्री के बहुत पूछे जाते हैं, नॉर्मल नहीं पूछे जाते कि आप प्रोडक्ट बताएं। कहीं ना कहीं वो स्टीरियोकेमिस्ट्री को घुमाता है और क्वेश्चन वहां से पूछा आता है बच्चों। तो जो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं। SN2 में मेन की पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है बच्चों कि हम रिएक्शन तो जानते हैं, लेकिन हम रिएक्शन पहचान नहीं पाते कि ये रिएक्शन SN2 है या नहीं। इन चीजों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है SN2। रिएक्शन अपने आप में ही सब कुछ बता रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो सब कुछ अपने आप में बता रही है। वो कैसे बता रही है बच्चों, ध्यान देना। S मींस होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन, N जो ये स्मॉल n है इसका मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक, और जो ये 2 है बच्चों, ये 2 कहलाता है बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर अपने आप में सब कुछ इसने डिस्क्राइब कर दिया कि मैं कैसी रिएक्शन हूं, क्या क्या अप्लाई करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज में यहां शो करते हैं। ये रिएक्शन हमें अपने आप में बता रही है। सबसे पहले देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल सा होता है, किसी भी एक एटम को रिप्लेस करे कोई अनदर एटम और उसकी पोजीशन पे लाई कर जाए, उसकी पोजीशन पे वो बैठ जाए, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। आपने बहुत जनरली वर्ड सुना होगा सब्स्टिट्यूट, प्लेयर सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब क्या हुआ, एक प्लेयर कहीं ना कहीं इंजर्ड होता है तो उसे हम उसकी फील्ड से हटा के उसकी जगह पे एक सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर लगा देते हैं। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इस सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। बायोमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये मॉलिक्यूलरिटी हमें बता रहा है कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इस चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम रिएक्शन को समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन सब का मतलब क्या होता है। जनरली यहां पर हम मान ली क्या लेते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड। एक एल्किल हैलाइड हम लेते हैं यहां पर, कैसे, मान लीजिए कार्बन एटम है, इसके वेज में मैंने कुछ एक R ग्रुप लगा दिया, R1 लगा दिया, डैश में कोई R2 ग्रुप लगा दिया, R3 है, और यहां मैंने एक हैलाइड ग्रुप लगा दिया। दिस इज हैलाइड। क्लियर? यहां पर प्रेजेंट आता है न्यूक्लियोफाइल। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियोफाइल क्यों हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में हमें जो रिप्लेस करना है हैलाइड को, और वो रिप्लेस करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा। अब पहली चीज बताएं, ये न्यूक्लियोफाइल अपने आप तो अटैक करेगा नहीं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहां पर प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सिटी इसमें प्रेजेंट होगी, तभी ये जाकर अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जहां पर कम है वहां ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऐसा आप समझ सकते हो। कैसे? इस हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी होगी, हमें पता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके रिस्पेक्ट में कम होती है, तो मुझे बताओ यहां पर आएगा हाईली डेल पॉजिटिव और यहां आएगा हाईली डेल नेगेटिव। क्या इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आने लगी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया? इसका मतलब मुझे बताएं बच्चों,
ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कहां पर, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर। इस न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ते हैं अटैक करने के बच्चों। एक रास्ता है कि ये फ्रंट से अटैक कर दे और दूसरा रास्ता है कि ये बैक से अटैक कर दे। अब ये बैक अटैक का क्या मतलब है बच्चों? बैक अटैक का मतलब होता है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बैक में कौन से ऑर्बिटल होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसके बैक में क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। तो मुझे बताएं पॉसिबिलिटीज नंबर 1 जो है, क्या मुझे पता है कि न्यूक्लियोफाइल के पास जो चार्ज है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज है। इस हैलाइड के पास भी डेल नेगेटिव चार्ज होगा। तो मुझे बताएं जब ये फ्रंट से अटैक करेगा तो क्या रिपल्शन फैक्टर काफी ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा, काफी ज्यादा रिपल्शन करने लगेंगे। इसका मतलब क्या न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करना फिजिबल है? नहीं फिजिबल है। सिंपल सी बात समझ में आई। इसीलिए बच्चों ये क्या करता है, इसे बैक अटैक करता है। अब सोचिए बैक अटैक कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इसके एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में अटैक किया। अटैक करेगा तो ये एक बॉन्ड बनाना चाहेगा और एक बॉन्ड बनाने की वजह से इसे वैलेंसी अपनी पूरी रखनी है, तो ये इस हैलाइड को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। इसका मतलब सोचिए बच्चों एक ऐसा टाइम आएगा कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा और हैलाइड ग्रुप रिमूव हो रहा होगा, और वो टाइम कुछ इस तरीके का आएगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं बच्चों तो बताएं मुझे, इस कार्बन के पास वेज है, इसी के पीछे क्या होगा? डैश होगा और ये मैथिल ग्रुप होगा। ये कुछ समझ लीजिए एक ऐसे प्लेन है, वेज में है, डैश में है, और ये कार्बन पे जो R1 ग्रुप हमने R3 ग्रुप नहीं लगाया था, ये ध्यान दीजिए बच्चों। तो मुझे ये बताइए कि यहां पर क्या हो रहा होगा? ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा और ये लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा। तो मुझे बताएं बच्चों, यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा और ये लिविंग ग्रुप हैलाइड जो है मेरे पास ये निकल रहा होगा। इसका मतलब यहां पर सोचिए एक बॉन्ड तो बन रहा है और एक बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन क्या इसकी जो स्टेट है, क्या इसमें इसके प्योर बॉन्ड सिर्फ 3 ही है और सिर्फ 3 ही बॉन्ड है? तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिख सकता हूं? sp2। तो बच्चों कभी भी अगर एक ऐसा टाइम आए जिस टाइम पे एक चीज ऐड हो रही हो और एक चीज रिमूव हो रही हो, उस स्टेट को बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर एक बॉन्ड क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और एक बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। क्लियर बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? जब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो आप सोचिए न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैक किया तो इसका कहीं ना कहीं एक ऐसा फिगर आएगा जहां पर ये R1, ये R2 और ये R3 ग्रुप कुछ इस तरीके से होंगे, जहां पर इसका कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सोचिए अगर न्यूक्लियोफाइल ने बैक से अटैक किया तो क्या ये इसे हल्का सा बेंड करेगा? और बेंड करेगा इसका मतलब ये चीज इन्वर्टेड होगी या नहीं होगी? इसीलिए बच्चों हम बोलते हैं यहां क्या होता है? इन्वर्जन होता है। क्या होता है बच्चों? इन्वर्जन होता है। और इसी इन्वर्जन को हम एक नाम देते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। कौन सा नाम देते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन। तो यहां क्या होगा? ये R2 ग्रुप उधर चला जाएगा। इसका मतलब मैं अगर इन्वर्जन के बाद फिगर ड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का फिगर प्रेजेंट होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आती है? ये वेज में है R1 और जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है वो इसके बैक में अटैक करके न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आती है? तो मुझे बताएं इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? इस न्यूक्लियोफाइल ने हैलाइड को तो रिमूव किया, लेकिन साथ ही साथ यहां पर क्या कर दिया? इन्वर्जन कर दिया। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये प्रोडक्ट इन्वर्टेड बनने वाला है। इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर लिविंग ग्रुप मान लीजिए वेज में लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? डैश पोजीशन पे अटैक करेगा। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? अभी हम और डिस्कस करेंगे। ये है इसकी मैकेनिज्म। तो जनरल बात हमारी जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि इसके ट्रांजिशन स्टेट में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो आप क्या बताओगे? sp2। यहां इन्वर्जन कैसा होता है? इसका नाम क्या बोलते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन। अगर मान लीजिए ये R कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या होगा? S कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर ये D कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या होगा बच्चों? L होगा।
क्या आपको समझ में आता है? तो मेनली यहां पर हमने क्या देखा कि मैकेनिज्म कैसे फॉलो हो रही है। बात करते हैं इसका बायोमोलिकुलर, ये बायोमोलिकुलर क्यों पढ़ा इसमें? बायोमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? पहली चीज हम समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है बच्चों, एक टाइम पे कितने रिएक्टेंट्स एक साथ अटैक कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट्स एक साथ प्रोसीड कर रहे हैं, क्या यहाँ न्यूक्लियोफाइल और इस रिएक्टेंट में इन दोनों में एक साथ वर्क हो रहा है। इसका मतलब एक टाइम पे दो रिएक्टेंट इंक्लूड हो रहे हैं, इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2 मॉलिक्यूलरिटी होगी। क्लियर? मॉलिक्यूलरिटी को हम ऐसे भी बताते हैं कि एक बार में कितनी एक्सिस में रिएक्शन हो रही है। यहां पर अगर हम देखें तो पक्की बात है इसके एंटी बॉन्डिंग में आएगा। इसका मतलब यहां पर रिएक्शन कितने एक्सिस में हो रही है? एक टाइम पे 2 एक्सिस में हो रही है। कोई पूछे मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन की कितनी हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे? 3, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी एक्सिस के अगर डिपेंड कर रही है तो एक्सिस कितनी होती है? सिर्फ 3। इसका मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। तो मेनली आपको ये पॉइंट समझ में आए। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसमें मेन की पॉइंट्स क्या क्या है। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब मैं उन्हें डिस्कस करने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से आप इनके की पॉइंट्स को ध्यान देंगे। सबसे पहली बात आती है बच्चों कि इस रिएक्शन में हम रेट लॉ की अगर हम बात करें तो रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे? रेट लॉ का मतलब क्या हुआ कि किन किन बातों पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है, रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है या कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में आपने देखा कि एक टाइम पे दोनों ही एक साथ प्रोसीड कर रहे हैं। इसका मतलब रिएक्शन का पार्ट रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। सही बात है, आपने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही थी उन दोनों में न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट था और रिएक्टेंट भी प्रेजेंट था। एक्चुअल में वही स्टेप कहलाता है आरडीएस स्टेप। आरडीएस स्टेप का मतलब क्या हुआ? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस स्टेप जो होता है बहुत स्लोवेस्ट स्टेप होता है। कोई भी चीज है, अगर मुझे किसी रिएक्शन को पहचानना है, किसी आदमी को पहचानना है, तो मुझे टाइम लगेगा और इसीलिए टाइम लगेगा क्योंकि मुझे उसे पहचानना है अच्छे से, मुझे गलती ना हो, मैं उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकूं कि ये आगे ऐसा करेगा, तो क्या उस काम में मुझे टाइम लगेगा। यही रीजन है बच्चों, रेट को डिटरमाइन करने वाला जो स्टेप होता है वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। क्लियर? रेट लॉ की बात करें तो बताइए मुझे रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा? क्या मैं लिख सकता हूं कि ये रिएक्टेंट पे भी करेगा और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी करेगा? सही बात है। इसका मतलब बताइए अगर मुझे यहां पर रेट लिखना होता तो मैं क्या लिखता कि रिएक्टेंट पे क्या है बच्चों? एल्किल हैलाइड। रिएक्टेंट पे क्या है? एल्किल हैलाइड और साथ ही साथ यहां क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे बताओ क्या मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकता हूं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, जरा मुझे बताएं। तो मैं यहां पर बता सकता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 2। समझ में आती है बात? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, बायोमोलिकुलर है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है? 2 है। तो यहां पर सोचो अगर मुझसे कोई पूछे कि SN2 रिएक्शन है तो जनरल बात है कि मुझे ये याद ना करना पड़े, मुझे सब कुछ यहीं से पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? पहली चीज सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दूसरी चीज न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है और तीसरी इसकी मॉलिक्यूलरिटी। ध्यान देना बच्चों, यहां से मुझे सब कुछ पता लग रहा है। तो मुझे बताओ इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? 2 होगी। सब कुछ यहीं से पता लग रहा है, 2 होगी। इसका मतलब मैं दिमाग लगा सकता हूं कि यहां पर 2 तभी आया होगा जब रिएक्टेंट के साथ साथ एल्किल हैलाइड ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। सही बात है। पूछता क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए मैंने रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलरिटी को 2 गुना कर दिया, लेट्स सपोज, तो इस रिएक्शन में रेट कितने गुना हो जाएगा? तो क्या मेरे पास रेट को अगर मैं रिएक्टेंट को 2 गुना कर दूं तो 2 कॉमन लूंगा तो हर एक चीज 2 गुनी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सही बात है। केमिकल काइनेटिक्स ऐसे सिंपल। रेट को मैंने 4 गुना कर दिया, इसका मतलब यहां पर बताओ अगर रेट 4 गुना है इसका मतलब या तो रिएक्टेंट 4 गुना हुआ होगा, या तो न्यूक्लियोफाइल 4 गुना हुआ होगा, या फिर 2 गुना रिएक्टेंट और 2 गुना न्यूक्लियोफाइल हुआ होगा। क्या इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो इस टाइप से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी ने कहा
कि रिएक्टेंट 3 टाइम्स बढ़ा दिया है मैंने, रिएक्टेंट को 3 गुना कर दिया है, तो बताएं रेट कितना गुना होगा? रेट भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो हर एक चीज हम कहां से बता सकते हैं? रेट लॉ के इक्वेशन से हम ये चीज बता सकते हैं। क्या क्लियर बात समझ में आती है? दूसरी चीज मुझे ये बताइए बच्चों, रटना नहीं है किसी भी चीज को। क्लियर बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज को रटो मत, मैं समझा रहा हूं, आप उन चीजों को बस सुनो और फील करो कि ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। सोचिए बच्चों, अगर वहां पर न्यूक्लियोफाइल था तो वो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा था, इसका मतलब उसकी अटैकिंग टेंडेंसी काफी अच्छी थी। इसका मतलब बताइए, अटैकिंग टेंडेंसी काफी अच्छी है, इसका मतलब क्या न्यूक्लियोफाइल वहां वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? सोच के बताएं। यहां न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब किसी ने कहा कि सर मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? सबसे पहली चीज नेगेटिव कंटेनिंग होते हैं। नेगेटिव कंटेनिंग क्यों होते हैं? एक्चुअल में जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर चार्ज क्या आता है बच्चों? नेगेटिव आता है। इसीलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव कंटेनिंग होता है, जिसे देखकर हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर मैं आपसे बोलूं OH- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं आपसे बोलूं वाटर क्या न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या आपको यहां से क्लियर समझ में आया? यहां जनरली हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं OH-, Cn-। इसी Cn- को NaCN भी लिख सकते हैं, क्योंकि NaCN लिखने का मतलब हुआ Na+Cn-। इसी चीज को हम KCN भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ आता है मतलब रिएक्शन क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंट में हो रही है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां प्रेजेंट होता है? SN2। इस तरीके से हम रिएक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं दूसरी रिएक्शन से। तो कंफ्यूजन बहुत होता है जब हम बहुत सारी रिएक्शन पढ़ लेते हैं, तो हमें कंफ्यूजन ये आता है कि यार यहाँ SN2 है या SN1 है या कुछ और है। इन्हीं चीजों को अपन क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्लियर? तो मुझे बताइए, यहाँ पर I- भी आ सकता है बच्चों। क्लियर? तो इस टाइप के N3 बहुत फेमस है, Na-N3 करके पूछा जाता है। ये Na-N3 के प्रेजेंट में इसका मतलब क्या हुआ? Na+N3-। तो ध्यान रखें, अगर ऐसा न्यूक्लियोफाइल दिखता है इसका मतलब ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात समझ में आती है? इसका मतलब कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी कुछ इस तरीके से शुरू हुई कि मेरे पास एक रिएक्टेंट था, एक न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्टेंट में अटैक किया। तो पहली चीज, न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब रिएक्शन बहुत अच्छी जाएगी। सही बात हो गई। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसका मतलब बताइए अटैकिंग टेंडेंसी बल्कि होनी चाहिए या लेस हिंडर्ड होनी चाहिए? काफी हिंडर्ड होनी चाहिए या लेस हिंडर्ड होनी चाहिए? बताइए। मेरी लड़ाई हो जाए तो मैं यही सोचूंगा कि जितने कम से कम लोग हों, मैं उतनी जल्दी चीजों को निपटा कर चला आऊंगा। सही बात है। इसी तरीके से रिएक्शन भी सोचता है। रिएक्शन भी यही सोचेगा कि यार अगर जितने लेस हिंडर्ड मॉलिक्यूल वहां लगे हों, उतनी अच्छी रिएक्टिविटी मैं दे सकता हूं। सही बात है। तो दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट आया कि अगर मेरे पास मान लीजिए टर्शरी क्लोराइड है, सेकेंडरी क्लोराइड है और प्राइमरी क्लोराइड है, तो मुझे बताइए यहां पर अगर ये रेट लॉ की बात करें तो क्या ये लेस हिंडर्ड है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। क्या इसकी रेट इस पे डिपेंड करेगी कि हैलाइड की डिग्री क्या हो? लेस हिंडर्ड हो। जितना लेस हिंडर्ड होगा उतनी जल्दी अटैक करना क्या होगा? इजी होगा, उतनी ही जल्दी हम वहां पर रेट निकाल सकते हैं, रेट उतनी ही फास्ट होगी। क्या क्लियर समझ में आ गया? तो फिर से कहानी को ध्यान करिए। कहानी में एल्किल हैलाइड था और न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि उसे अटैक करने जाना था। सही बात। अटैक करने गया तो उसने कौन सा अटैक किया? क्या वो फ्रंट से अटैक करेगा या बैक से अटैक करेगा? सोच के बताइए। बैक से अटैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे पास सामने गुंडे खड़े हैं तो मैं यही सोचूंगा पीछे से मारता हुआ चल रहा हूं, यही तो सोचूंगा। यही चीज न्यूक्लियोफाइल भी सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे से गया तो रिपल्शन बहुत होगा, हो सकता है मेरी रिएक्टिविटी पहले ही कम हो जाए। सही बात है। इसका मतलब वो क्या चाहेगा? बैक अटैक करना चाहेगा। और बैक अटैक करने का मतलब होता है बच्चों इन्वर्जन। तो ये वहां मैं पॉइंट्स लिखता हूं, पॉइंट नंबर 4 कि यहां क्या होता है? इन्वर्जन। क्या समझ में आया? पांचवा पॉइंट सोचिए, इन्वर्जन हुआ और इन्वर्जन होने के बाद हुआ क्या? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसका मतलब लेस हिंडर्ड होना चाहिए। अटैक करने के बाद क्या हुआ? लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ।
लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ, इसका मतलब लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी भी बहुत डिपेंड करेगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। क्या समझ में आता है? टेंडेंसी समझ में आती है इतनी चीज? तो मुझे बताओ बच्चों, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है, और लिविंग ग्रुप अच्छा तब होगा जब ये I माइनस हो, देन Br माइनस हो, देन Cl माइनस हो, देन F माइनस हो। ऐसा क्यों किया? आपको पता है कि नेगेटिव की स्टेबिलिटी जब सेम फैमिली में होती है तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो सोचिए I माइनस अपने आप को जब रिमूव करेगा तो I माइनस में निकलेगा, और वो ये सोचेगा कि मैं तो बहुत स्टेबल हूं यार, तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। इसीलिए क्या होता है, I माइनस इज द गुड लिविंग ग्रुप एंड फ्लोरीन इज द बैड लिविंग ग्रुप। ये नहीं निकलना चाहेगा। क्लियर बात समझ में आती है? तो सोचिए हर एक रिएक्शन को अगर अपन ऐसे ही समझे तो क्या एक कहानी की तरह हमें रिएक्शन समझ में आएगी। तो फिर से सोचिए सारे पॉइंट्स को, मैं आपको सोचने में मदद करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये हुआ कि रिएक्टेंट था मेरे पास और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाना था। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने जाना था, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और वो अटैक करने जा रहा है। अटैक करना कहां से पसंद करेगा? बैक से या फ्रंट से? आपका आंसर होगा बैक। और जब बैक अटैक होता है तो क्या होता है? इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन। अब बताइए अटैक कर रहा है तो वो क्या सोचेगा? एल्किल हैलाइड लेस हिंडर्ड हो या ज्यादा हिंडर्ड हो? तो आप कहोगे लेस हिंडर्ड, इसीलिए बताइए मैंने ये सब कर दिया। ठीक, अटैक करने के बाद लिविंग ग्रुप निकल रहा है, लिविंग ग्रुप फ्री हो रहा है, तो बताओ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जितनी अच्छी होगी उतना रिएक्शन फेवर करेगा। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया? I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। क्लियर बात समझ में आ गई? तो सोचिए इस पूरी रिएक्शन को अपन ने थ्योरी के रूप में ना समझकर एक मूवी की तरह समझ लिया। अब बताइए क्या ये रिएक्शन आप कभी भूलोगे? किसी को समझा भी सकते हो कि आप तुरंत इसको कहानी की तरह समझा सकते हो यार, कि अगर आपको अटैक करना है तो आप कैसे अटैक करोगे? सोचो, बैक अटैक करोगे। अटैक करने जाना है तो गुंडे कम आने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए? कम आने चाहिए। इसका मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, बेकार होना चाहिए? जितना जल्दी वो भागे उतना अच्छा है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप कैसा हो? अच्छा होना चाहिए। क्या क्लियर बात समझ में आ गई? तो चलिए यहाँ पर मेन चीज हमने जो सीखी वो यही सीखी, एंटी बॉन्डिंग में अटैक होता है, इसका मतलब यहाँ इन्वर्जन होगा। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत अच्छी होगी, एल्किल हैलाइड बहुत लेस हिंडर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और रेट रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। क्या क्लियर बात समझ में आ गई? अब अपन इसके बाद करेंगे इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ कैसे वेरी करता है, और फिर हम देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल। क्लियर है बच्चों? तो अपन ने बहुत सही SN2 रिएक्शन को यहाँ पर सीख लिया। क्लियर? तो SN2 रिएक्शन के की पॉइंट्स बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, अब बात करते हैं कि SN2 रिएक्शन कहीं कहीं पर वैलिड होती है और कहीं कहीं पर ये वैलिड नहीं होती है। तो सम पॉइंट्स एंड सम कंपाउंड्स, सम मॉलिक्यूल्स जहां पर SN2 वैलिड नहीं होती है। अब SN2 कहां वैलिड नहीं होती है, मैं कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करता हूं और आपको बहुत अच्छे से यहां क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि टर्शियरी हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड में बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो बैक से भी बहुत टफ है, क्योंकि बहुत बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, मैथिल ग्रुप, और फ्रंट से तो अटैक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में बहुत हाईली रिपल्शन है। इसका मतलब कभी भी टर्शियरी ग्रुप या टर्शियरी हैलाइड SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं करता। तो ध्यान रखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें, अगर मान लीजिए मेरे पास लिविंग ग्रुप फ्लोरीन लगा हुआ है, क्या लिविंग ग्रुप बहुत बैड लिविंग ग्रुप है? बैड लिविंग ग्रुप। अब बैड लिविंग ग्रुप है तो बताइए क्या लिविंग ग्रुप बैड है, ये निकलना नहीं चाहेगा, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब यहां पर भी SN2 फॉलो नहीं हो। क्या बहुत अच्छे से क्लियर है? इसी तरीके से बताइए, अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्डेड हैलाइड है, डबल बॉन्डेड हैलाइड है, तो सोचिए बच्चों, कभी भी डबल बॉन्डेड हैलाइड में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करूं तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में इसकी कहानी को अगर आप समझो तो सोचो, अगर मेरे पास यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो बच्चों बताओ, इसका जो हाइब्रिड बनेगा, क्या मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकता हूं, जहां पर ये Cl पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव, और इस कार्बन पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ओवरऑल कहां है? यहां। इलेक्ट्रॉन फ्री किसने किए? क्लोरीन ने, इसलिए पॉजिटिव किस पे आया? क्लोरीन पे। इस पे क्या आया? नेगेटिव।
जब इस क्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक होता है तो होता क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करने जब जाता है तो बहुत हाईली रिपल्शन होता है बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, डेल नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल में बहुत हाईली रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से कभी भी डबल बॉन्डेड हैलाइड SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाता। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुझे बताओ, अगर इसी तरीके से मैं बेंजीन के साथ जोड़ दूं हैलाइड को, तो क्या सेम वही कहानी है? यहां पर भी डबल बॉन्डेड ही है, इसका मतलब यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसका मतलब SN2 रिएक्शन यहां पर भी नहीं। एक और आता है बच्चों, आपने ये सुना होगा बाईसाइक्लो। मान लीजिए कुछ ऐसा है, अब बाईसाइक्लोरिंग है और इसके ब्रिज हेड कार्बन पे हैलाइड लगा हुआ है। इसके ब्रिज हेड कार्बन पे हैलाइड है, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मुझे बताओ बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट इस कार्बन की क्या आती थी? अभी मैंने बताया था आपको sp2। और sp2 ट्रांजिशन स्टेट अगर आ रही है तो क्या ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हो सकता है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आपको ये चीज पता है कि ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, ब्रेड्स रूल। क्लियर है? तो ध्यान आप रखना ये चीज। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि कहां कहां SN2 रेट बिल्कुल कम होगी और कहां कहां अच्छी होगी। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो आपको ये समझ में आया कि ये कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी वजह से यहां पर SN2 रिएक्शन नहीं होती। जैसे एक और ग्रुप है बच्चों, बहुत फेमस है वो, इसे हम सूडो कार्बन बोलते हैं। सूडो कार्बन का मतलब क्या होता है? बड़ा, बल्कि कार्बन। अगर मान लीजिए यहां पर हैलाइड लगा हुआ है, कहां पर? इसके प्राइमरी कार्बन से हैलाइड लगा हुआ है और टर्शरी ग्रुप है, तो सोचिए इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो एंटी बॉन्डिंग इस मैथिल के रिपल्शन से, इस बल्कि ग्रुप के रिपल्शन से, क्या ये न्यूक्लियोफाइल इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर सकता है? नहीं। इसका मतलब कभी भी अगर सूडो ग्रुप दिख जाए तो वहां पर भी SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो। क्या आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आती है? तो चलिए नोट कर लीजिए, SN2 रिएक्शन से रिलेटेड काफी बातों को डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी बहुत पूछा जाता है कि सॉल्वेंट्स का क्या रोल है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप के यूज होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर अप्रोटिक। क्या होते हैं ये सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक का मतलब सिंपल सा है बच्चों, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो हमेशा कैसे सॉल्वेंट होंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी वो कैसे सॉल्वेंट होंगे बच्चों? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। दैट्स ऑल। यही इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सोचिए बच्चों, सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो मुझे सोच कर बताइए कि अगर मैं प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब H पे हाईली डेल पॉजिटिव होगा और न्यूक्लियोफाइल पे हाईली डेल नेगेटिव है। क्या ये सॉल्वेशन इफेक्ट दिखाने लग जाएगा? जब ये सॉल्वेशन इफेक्ट दिखाने लग जाएगा तो इसकी टेंडेंसी अटैक करने की क्या होगी? बहुत लो होगी। इसका मतलब बच्चों, अगर मैं यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट लूं तो रिएक्टिविटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो बताइए मैं कैसा सॉल्वेंट यहाँ लूंगा? तो बच्चों ध्यान रखना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्या इनके एग्जांपल कुछ अगर देखें तो जैसे DMSO। DMSO का मतलब डाइमेथाइल सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, यहाँ पर सल्फर होता है, ऑक्साइड होता है और डाइमेथाइल का मतलब दो मेथल होता है। ऐसे ही एसीटोन, एसीटोन की अगर बात करें तो एसीटोन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। DMF, ये भी बहुत बहुत फेमस है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखो। अगर कहीं भी ऐसे सॉल्वेंट आते हैं तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि कौन से रिएक्शन रहेंगे? SN2 रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में रिएक्शन ये वाली हो रही है, तभी तो मैं प्रोडक्ट बना पाऊंगा। सही बात है। इसका मतलब क्या? मुझे सॉल्वेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप खुद देखो, यहाँ कहीं पर डेल पॉजिटिव है ही नहीं, तो डेल पॉजिटिव से सॉल्वेशन इफेक्ट उतना अच्छा नहीं शो कर पाएगा जितना अच्छा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डेल पॉजिटिव से कर सकता था।
इसीलिए मैंने वहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लिया, वरना रिएक्टिविटी बहुत लो हो जाती, न्यूक्लियोफाइल पूरा पूरा कहां चला जाता, सॉल्वेशन में चला जाता। सिंपल सी बात है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या यहां पर फॉलो होता है और कैसे यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज, मान लीजिए मेरे पास एक स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं जिससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप की तरीके से, एल्किल हैलाइड, और मैंने यहाँ पर क्या लिया, OH- इन प्रेजेंट ऑफ एसीटोन। क्लियर? अब बताइए सॉल्वेंट कैसा है, पोलर अप्रोटिक, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, नेगेटिव कंटेनिंग। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, तुरंत समझ में आया, ये SN2 रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है, और बैक अटैक का मतलब क्या हुआ, इस डैश का अगर बैक अटैक करेगा तो क्या वो, सॉरी, इस वेज का बैक अटैक करेगा तो क्या वो डैश पोजीशन होगी। तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो एक्चुअल में कहां जाएगा, डैश पे जाएगा। तो बताओ जब ये OH इसके एंटी अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा बच्चों, वहां पर OH कहां लगेगा, डैश में। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पोजीशन क्या होगी, वेज होगी या डैश होगी। ये चीजें जब हमें समझ में आने लग जाती है तब हम SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं। ऐसा आप समझिए। क्लियर होगी बात है? जैसे मान लीजिए बच्चों यहीं पर एक रिएक्शन में और देता, मान लीजिए मेरे पास एक फिशर फॉर्म में रिएक्शन दी हुई है, और फिशर फॉर्म में रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, CH3H ड्यूटेरियम है ये, और यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया, और रिएक्शन मैंने कराई NaN3 इन प्रेजेंट ऑफ DMF। क्या तुरंत समझ में आया कि यहां पर बच्चों SN2 रिएक्शन होगी क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, और न्यूक्लियोफाइल N3- जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो बताओ बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप के बैक पे अटैक करेगा, और बैक अटैक करने का मतलब क्या हुआ, चीजों को इन्वर्जन, चीजों का इन्वर्जन। तो इन्वर्टेड ग्रुप क्या होता है, एक का चेंज। इसका मतलब N3 कहां लग जाएगा, Cl के अपोजिट में। तो बताओ बच्चों, क्या फिशर फॉर्म में आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, N3 इधर लग जाएगा, और यहां H लग जाएगा, यहां CH3 लग जाएगा, और यहां पर ड्यूटेरियम लग जाएगा। क्या आपको क्लियर समझ में आया कि कैसे हम इन्वर्जन कर रहे हैं यहां पर वेज डैश में, और कैसे हम फिशर फॉर्म में इन्वर्जन कर रहे हैं? क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिससे और अच्छे से हमें यहाँ पर क्लियर हो जाए। क्लियर? ये बच्चों अपन प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रैक्टिस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन उठाएं और साथ साथ यहाँ पर इसके सॉल्व करें। आपको यहाँ पर कभी भी जब भी रिएक्शन अगर सीखते हैं तो अपन जितना सोच सकते हैं ना, उतना सोचने की कोशिश किया करो। अभी आप अच्छा सोच रहे हो, अभी आप अगर गलत भी सोचते हो ना, तो आपकी सोच आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी नहीं सोच रहे हो तो बाद में आपको जरूर दिक्कत होगी बच्चों, जब एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आएगा आप हिट नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो आप जितना सोच सकते हो क्वेश्चन के मैकेनिज्म के बारे में, उसके की पॉइंट्स के बारे में आप जरूर सोचो, जिससे आपकी चीजें रिवाइज खुद हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहली चीज Na+ है, N3- है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, DMF पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, हैलाइड ब्रोमीन है। तो बताओ यहां इस कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। रिएक्शन किस कार्बन में होगी, इस ब्रोमीन की वजह से डेल पॉजिटिव इस कार्बन पे आएगा। N3- डेल पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या मैं कह सकता हूं कि N3- इसके बैक पे अटैक करेगा, और बैक अटैक करने की वजह से जो इन्वर्जन होगा वहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है, ऊपर वाले कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई है बच्चों, और नीचे वाले कायरल सेंटर पे इन्वर्जन हो जाएगा। इसका मतलब N3 बैक पोजीशन पे लग जाएगा और H यहां लग जाएगा। क्या क्लियर होगी बातें? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, Na+ OH- कहां करेगा अटैक? क्या आपको समझ में आ रहा है? रिएक्शन SN2 है, DMSO स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि ये SN2 रिएक्शन है? इसका मतलब ये OH- क्या करेगा बच्चों, इस क्लोरीन के बैक पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो बताओ बच्चों यहां पर OH कहां लगेगा, जल्दी बताओ। क्या डैश में लगेगा? बिल्कुल सही। तो समझ में आया कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, कैसे हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इस इन्वर्जन को क्या नाम देते हैं, भूल तो नहीं गए? वॉल्डन इन्वर्जन।
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों कि जहां हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि रिएक्टिविटी हमारे पास बताइए इन तीनों कंपाउंड में SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी कहां अच्छी होगी। तो अभी मैंने सीखा लिविंग ग्रुप क्या सेम है, पहली चीज बिल्कुल सेम है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप की कोई दिक्कत नहीं है। क्या एल्किल हैलाइड ये प्राइमरी हैलाइड है, ये सेकेंडरी हैलाइड है और ये टर्शियरी हैलाइड है, क्या आपको इतनी सी समझ में आती है? तो मुझे बताइए अटैक करना इजी कहां है, जहां हिंड्रेंस कम हो। हिंड्रेंस कम कहां पे है बच्चों, 1 डिग्री पे, इसका मतलब 1 डिग्री सबसे तेज, देन सेकंड डिग्री एंड देन थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री पे जनरली रिएक्शन बिल्कुल होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस फैक्टर है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने देखा एल्किल हैलाइड सेम डिग्री के हैं, सब 1 डिग्री के ही हैं, लेकिन बच्चों लिविंग ग्रुप की बात करें तो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, अभी मैंने बात किया तो हैलाइड की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी I- सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत स्टेबल होता है। इसका मतलब बच्चों I-, देन ब्रोमीन माइनस, देन Cl-। क्या आपको आंसर क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से हमने SN2 रिएक्शन की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी हमने सीखी, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो हमने सीखा। तो अब इसी तरीके से हम आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, उसके बारे में भी ऐसे सीखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो SN2 रिएक्शन मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने बहुत कोशिश की आपके लिए, जितना मैं समझा सकता था, जितनी मैं कोशिश कर सकता था आपके लिए मैंने किया। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं फिर। केमिकूल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।